नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम ग्रुप सी और डी के प्रैक्टिस सेट में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज प्रैक्टिस सेट 13वां है। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है। 2 बचे प्रैक्टिस सेट को भी कल परसों में कंप्लीट कर देंगे। यानी जो बचे हुए 2 प्रैक्टिस सेट हैं वो 15 और 16 को होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ये जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में आप बढ़िया स्कोर कर पाओगे। चलिए तो बिना देरी किए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, पैसेज दिया है। इस पैसेज पे आधारित 5 क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आप सबसे पहले पैराग्राफ को देख लीजिए और इसी से आधारित जो बनने वाले हैं क्वेश्चन उनको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं। आप लोग इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे जाके पा सकते हैं या टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसका पहला जो होगा आंसर वो थोड़ा सा ठीक है। पहले का आंसर जो होगा वो C होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट का जो आंसर सही होगा वो भी C ही होगा। नेक्स्ट है थर्ड का जो होगा वो D ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट का सही A होगा। पांचवे का B होगा। छठे का जो होगा वो D होगा। देखिए इसमें क्या है दिया है ना, फिल इन द ब्लैंक, मतलब खाली स्थान को भरो विथ प्रॉपर उचित एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। तो देखते हैं कौन सा क्रिया विशेषण यहाँ पे लगेगा। तो देखिए कह रहा ही वॉज इंटेलिजेंट, वह इतना इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, या बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक, समाधान खोजने के लिए नहीं। आ रहा समझ में। देखिए यहाँ पे सेंटेंस नॉट टू फाइंड सॉल्यूशन, यानी समाधान को खोजने के लिए नहीं, वह इतना इंटेलिजेंट है नहीं है कि सॉल्यूशन को खोजने के लिए। ठीक, चलिए तो इसका जो D ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है आदित्य सिंघवेल। आदित्य बहुत अच्छा गाता है एंड डज अदिति। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग होगा यहाँ पे। ए जो ऑप्शन होगा सही होगा, यानी सो। ठीक है, इसका अर्थ निकलेगा आदित्य बहुत अच्छा गाता है और अदिति भी अच्छा गाता है। अदिति भी अच्छा गाती है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रीपोजिशन, यानी खाली स्थान में उचित संबंधवाचक वाक्य को भरिए। ठीक है, तो सतीश दिया है आवाज इंडोर्ड। सतीश क्या है, संपन्न है या संपन्न थे। देखिए यहाँ पे ऐसे सतीश संपन्न थे और नेचर टैलेंट फॉर म्यूजिक। ठीक, संगीत के लिए, देखिए यहाँ दिया है फॉर म्यूजिक, संगीत के लिए नेचुरल टैलेंट यानी प्रकृति प्रतिभा है। इसका मतलब है प्रकृति प्रतिभा से संपन्न थे, यानी सतीश संगीत के लिए प्रकृति प्रतिभा से संपन्न थे। तो इसका जो होगा वो D ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रकृति से लगे हुए हैं। तो विद का प्रकृति के साथ तो विद होता है, विद द नेचर। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है गुड सिटीजन्स ऑलवेज अबाइड द लॉ। इसमें क्या भरना है, तो जो अच्छे नागरिक होते हैं वो हमेशा कानून का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो कानून का हो जाएगा, यानी बाय का यूज यहाँ पे होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कह रहा है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्न सेंटेंस में वॉइस को क्या कीजिए, चेंज कीजिए। कह रहा हु टाट हर सच थिंग्स। तो इसका जो
ऑप्शन सही होगा वो डी होगा। देखिए कैसे होगा, बाय होम वाज सी टाट सच थिंग्स, यही होगा। हु के जगह पे क्या होगा, बाय होम का प्रयोग हो जाएगा। ठीक, चलिए, और वाज लगेगा ही क्योंकि रूल्स के हिसाब से ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, मोना वाज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। ठीक है, तो इसका जो वॉइस चेंज होगा, यानी ये दिया किस में है आपका, ये दिया है पैसिव वॉइस में, तो इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी देखते हैं, मोना वाज राइटिंग, नहीं ये है एक्टिव वॉइस में है, पैसिव में चेंज करना है। तो हमेशा क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, तो और लेटर हो जाएगा। आवाज है, ठीक, वाज है तो वाज और वर्ब में आईएनजी है, तो अगर ऐसे रहेगा तो बीइंग का प्रयोग हो जाएगा, वाज, ठीक, उसके बाद बीइंग, राइटिंग का क्या होगा, रिटेन हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ऐसे देखा जाएगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अ लेटर वाज बीइंग रिटेन टू हर फादर बाय मोना, मोना के द्वारा लिखा गया है लेटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द फेमिनिन ऑफ द वर्ड ट्यूटर। ठीक है, तो कह रहा है ट्यूटर का स्त्रीलिंग बताइए। तो इसमें देखिए ट्यूटर मीन्स क्या होता है, कोई विषय पढ़ाने वाला होता है उसको ट्यूटर बोला जाता है। तो पढ़ाने वाली होगी उसको क्या बोलेंगे, ट्यूटरेस बोलेंगे, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, फाइंड द मैस्कुलिन ऑफ वर्ड मार्सिओनियस। मार्सिओनिस, ओनियस नहीं होगा, ओनिस है ना लास्ट में, मार्सिओनिस। कह रहा मार्सिओनिस का पुलिंग शब्द चूज कीजिए या बताइए। तो इसका जो होगा ऑप्शन सही वो मार्क्विस होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, ये देखिए मार्क्विस का मतलब होता है कि इंग्लैंड के अमीरों की एक पदवी होती है, इंग्लैंड में जो रहते हैं उनकी अमीरों की एक पदवी, उसी को मार्क्विस बोला जाता है। तो इसका जो होगा फीमेल जो होगा यानी फेमिनिन जेंडर वो क्या होगा, मार्सियोनिस होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्लूरल ऑफ द वर्ड क्वार्टो। ठीक है, तो क्वार्टो मीन्स क्या होता है, क्वार्टो ही होता है, और उसका जो बहुवचन होगा, बहुवचन कह रहा है कि लाने के लिए, मतलब बताइए। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब आते हैं, कह रहा है फाइंड द प्लूरल ऑफ द वर्ड क्लिफ। क्लिफ का प्लूरल बताइए। ठीक, तो क्लिफ मीन्स क्या होता है, क्लिफ मीन्स होता है टीला। क्या होता है, टीला। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये प्लूरल बहुवचन ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंट एन एरर। तो इसका मतलब ये हो गया कि निम्न सेंटेंस में कौन सा भाग गलत जुड़ा हुआ है, मतलब किसमें गलती है। तो इसका ही गोज टू हिज ऑफिस सही है, बाय बाईसाइकिल ना, यहाँ विद का प्रयोग है, विद बाईसाइकिल। ठीक है, बी ऑप्शन इसका क्या है, ये इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट है, कर आई आस्क्ड हिम डैट वाई ही वॉज एंग्री बट ही डिड नॉट आंसर। इसमें कह रहा है कौन सा गलत होगा, तो इसमें ये हो जाएगा वाई ही वॉज एंग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई वाज ही एंग्री हो जाएगा। पहले होता है इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ऐसे सेंटेंस बनाया जाता है। तो इसके हिसाब से भी सही होगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक एंड मेक द सेंटेंस मीनिंग फुली कंप्लीट। खाली स्थान को भरिए और मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल, पूर्णतया मीनिंगफुल मतलब अर्थ निकालने वाला हो, उस सेंटेंस को बनाइए। तो देखते हैं इसमें कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार का जनसंख्या वेरी फास्ट नाउ, अब बहुत तेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रही है, अगर रहता है तो क्या यूज किया जाता है, इज, आर, यम प्लस वर्ब में आईएनजी। तो देखिए बढ़ना क्या होता है,
राइज होता है तो इज राइजिंग हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है द चाइल्ड एनी फूड, बच्चे को भोजन नहीं, ठीक, अनटिल, जब तक, देखिए जब अनटिल लगा रहता है ना तो ये समझिए जब तक तब तक इसका यूज किया जाता है। तो बच्चे को तब तक भोजन नहीं दिया जाएगा जब तक वह रिमेंबर्ड हिज लेसन, अपने पाठ को याद नहीं कर लेगा, कर लेता है, कर लेता है जनत, कर लेता है। यानी सेंटेंस जब हम देखेंगे तो हो जाएगा कौन सा इसमें यूज होगा, विल नॉट गेट, बी ऑप्शन इसका सही होगा। जब यहाँ पे यूज करेंगे तो हो जाएगा द चाइल्ड विल नॉट गेट एनी फूड, ठीक है, बच्चे को तब तक भोजन नहीं मिलेगा, कोई भी भोजन नहीं मिलेगा, विल नॉट गेट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरिए विथ सुटेबल प्रोनाउन, सर्वनाम मतलब उचित सर्वनाम को भरिए। तो दिया है द टू ब्रदर क्वेरल्ड विथ, दो है ना दिया है तो ईच अदर का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे, जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। दो है तो ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ या एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिज मैंगो आर रोटेन, यानी ये जो आम है सड़ चुके हैं, सड़ गया है, ठीक, सड़ चुका है ये भी होता है। थ्रो अवे, फेंक आओ, अवे दूर, अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, देम का यूज किया जाएगा, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक, किसका, देम का यूज होगा। इस तरह से आपका हो जाएगा उसे दूर फेंकाओ। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरो विथ उचित कंजक्शन, यानी जो क्या इसको बोलेंगे कंजक्शन का। चलिए देखते हैं, दिया है अ मशीन वाज सेंट, अ मशीन वाज सेंट, मशीन को मंगाई गई थी, मशीन को सेंट फार मीन्स होता है मंगाई गई थी, ठीक। सिंस आवर कार ब्रोक, जबकि हम लोग का कार क्या हो गया था, ब्रोक डाउन, खराब हो गई थी। मशीन को मंगाई गई थी जब हम लोग का कार क्या हुआ था, खराब हो गया था। तो ये आपका सिंस का प्रयोग यहाँ पे होगा, ठीक। एज सुन एज मीन्स होता है जो ही, ठीक। अब बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, तो ये लगेगा नहीं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है माई अंकल लेफ्ट फॉर मैक्सिको, मेरे चाचा चले गए थे मैक्सिको, और उसके बाद आई वॉज 6 ईयर ओल्ड, मैं 6 वर्ष का था, जब मैं 6 वर्ष का था तो मेरे अंकल मैक्सिको चले गए थे। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरिए विथ सुटेबल एडजेक्टिव, मतलब विशेषण, उचित विशेषण को भरिए। तो दिया आई वर्कड द होल डे, मैंने पूरा दिन काम किया, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक। उसके बाद है सी शर्ट इज नॉट, यह शर्ट नहीं है उतना अच्छा जितना मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस आ रहा है सो का यूज, सो गुड, उतना अच्छा नहीं है जितना कि मेरा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 32वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो अनीश दयाल सिंह, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात किसका है, तो जिसका है वो है चावल, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है, तो कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है,
तो इसका ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी एस मिन्हास सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो बी ऑप्शन इसका पेरिस से होकर बहती है, सही है। नेक्स्ट है व्यापारिक पौने कहाँ से चलती हैं? तो इसका आंसर जो सही होगा वो उपोषण उच्च दाब से, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है तो कौन सा है? कोक, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक जाने पर रक्त नलिकाएं फट जाती हैं क्योंकि वायुदाब कम हो जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो पाल प्रतिहार, ठीक है, राष्ट्रकूट यही होगा, यानी चोल जो होगा वो नहीं होगा इसमें, डी ऑप्शन पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है अप्रैल 2022 को कहां पर एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ए सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है नौसेना अभ्यास वरुण 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो फ्रांस के साथ होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 40वां, IBM भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र को कहाँ स्थापित करेगा? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो बेंगलुरु, बी ऑप्शन। नेक्स्ट गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक लोकप्रिय उपनाम है? तो वो किसका है? म्यांमार, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनाव के बारे में दिया हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन 15वां, ठीक। नेक्स्ट है तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की है, ए ऑप्शन सही होगा। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो ये है आपके रामानंद के, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया था? तो वो किया था अनुच्छेद 18, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर संबंधित है, ये एग्जाम में कभी कभार पूछ ही देता है इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन में, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा, ध्वनि प्रदूषण से है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 29 जुलाई को, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका जो आंसर सही होगा वो है गुरु अर्जुन देव, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल किया जाता है? माल को, सी ऑप्शन सही होगा। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो क्या है दिया है, तो इसका जो अर्थ सही होगा आगे दो मोड़ है, पहला बाईं तरफ, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अब देखते हैं मैथ का क्वेश्चन, ठीक। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए, ठीक। और जो पॉइंट है उसको भी हम लोग पतला कर लेते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे दिया है 5A7 335 जोड़ने पर परिणाम 8B2 प्राप्त होता है, ठीक। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, देखिए यहाँ पे है 5A7, इसमें कह रहा है 335 जोड़ेंगे जब तो आएगा 8B2, ठीक है, इतना आया। अब क्या है आगे कह रहा है
कि 8b2 जो है, देखिए 8b2 है वो किससे विभाज्य है, कह रहा 3 से विभाज्य है। तो 3 से जब विभाज्य है तो लिखते हैं संख्या 3 से विभाज्य है। जब 3 से विभाज्य है तो क्या हो सकता है, देखिए जोड़ लीजिए 8 + b + 2। ये क्या होगा, ये जो होगा वो 3 का अपवर्त होगा, 3 का अपवर्त होगा। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि b का मान 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या 8 हो सकता है। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ जब हम जोड़े थे, स्याही चेंज कर देते हैं थोड़ा। जब यहाँ हम लोग जोड़े थे 7 5 12, 12 का 2 लिखे थे और एक यहाँ पे क्या लिखे थे, 1 लिखे थे ना, यहाँ पे +1। ठीक, तो अब हम इसी को ले लेते हैं बीच वाले को। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए एक जो हासिल था, ठीक, उस वहाँ पे 1 लिख दिए और नीचे कितना लिखे थे 3। ये जब उसको जोड़े हैं तो कितना आया है, जोड़ने पे आपका बी आया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, इतना आ गया। ये कहाँ से आया, ये आ गया यहाँ से, जब हासिल हम लोग लिए थे उस रोज में जाइए। ठीक है, तो एक हासिल बचा था तो हासिल एक के साथ थोड़ी जुड़ेगा, वहाँ पे डिजिट होता जुड़ जाता, लेकिन वही हम लेके आए हैं इस बीच वाले को। ठीक है, ये वाला पूरा ये पोर्शन। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 1 +3 1 कितना हो जाएगा 4। और b के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बताए थे ना यहाँ पे कि b का मान, ठीक, 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो हम क्या रख देते हैं, 8 रख देते हैं। ठीक, जब 8 रखते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो a = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है a का अधिकतम संभव मान कितना होगा, तो आंसर जो इसका आएगा वो डी आएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, किसका, 10 का, 15 का और 20 का। जब एलसीएम निकालेंगे लसा तो कितना आएगा, आ जाएगा 60। ठीक, जब 60 आ गया, अब देखिए कह रहा है 4 अंकों की महत्तम संख्या, 4 अंकों की बड़ी, तो 4 अंकों की क्या हो जाएगा, देखिए 9999। अब क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। ठीक, 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 × 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 9 उतरेगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये 6 बार भाग जाएगा। ठीक है, 6 भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 0 और 6 जाएंगे 36, तो यहाँ कितना बचेगा 9, और फिर कितना हो जाएगा 3, फिर 9 उतरेगा, यानी फिर 6 बार, फिर 360। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग, तो कितना आएगा, ये 9 और ये 3, यानी 39 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो शेष आया है उसको हम इससे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है उसमें से घटा देंगे, 9999 और 39 हम माइनस कर देंगे। और जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बताइए, वो आ जाएगा 9 में से 9 गया 0। ठीक, और 9 में से 3 गया 6 और बचेगा 9 और 9, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, कह रहा है इन संख्या में इकाई का अंक कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए इकाई के अंक के लिए हम क्या करेंगे, सबका इकाई का अंक वाला गुणा कर देंगे। तो देखिए पहले में 3 है, पहले में 3 है इंटू दूसरे में 8 है, केवल यूनिट देख रहे हैं, फर्स्ट यूनिट इकाई वाला। उसके बाद 7 × 6, तो जब इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 8 है 24। ठीक है, 24 7, यानी इनका जब गुणा करेंगे हम लोग तो कितना, ऐसे करते हैं 3 8 है
24, तो 24 आ रहा है, तो इकाई अंक पे कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर 4 सत्ते 28, तो 28 में इकाई अंक कौन सा है, 8 है। 8 छक 48, तो 48 में भी क्या आ रहा है, लास्ट वाला इकाई अंक जो आ रहा है वो 8 आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से देखें तो इसका जो आंसर होगा डी वो सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, कह रहा है सुनील एक कार्य 4 दिनों में पूरा करता है जबकि दिनेश वही कार्य 6 दिनों में पूरा करता है। यदि रमेश सुनील से 1/2 गुना तीव्रता से कार्य करता हो तो तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सुनील कितने दिन में कर रहा है, लिखते हैं। सुनील 4 दिन में, तो 1/4 कर लेते हैं। वहीं पे दिनेश है, दिनेश भी कितने दिन में कर रहा है, 1/4 होगा यहाँ, 1/6 ले, 1/6 हो गया। अब कह रहा है रमेश, ठीक है, तो रमेश का देख लेते हैं। रमेश सुनील, सुनील का कितना है, 1/4 ना, तो ऐसे कर लीजिए 4 गुणे, अभी 1/9 लिखिए, और यहाँ पे 2 1 2 3, 3/2, तो 2 दूना 4, तो 2 3 कितना 6 हो जाएगा। अब तीनों मिल के कर रहे हैं तो कुछ न कीजिए, 1/4 है, 1/6 है, फिर 1/6 है। ए बी और सी, मतलब सुनील दिनेश और रमेश। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना, 12 होगा, 4 तरीका 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 2 7, 7/12, यानी इसका जो आ रहा है वो 12/7। तो इनका हम ऐसे भाग देते हैं, 12 और 7, तो 7 1 7, तो ये हो जाएगा 5, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 1/5/7 आएगा। यानी जो आंसर इसका है वो बी सही आएगा, लेकिन जो आंसर शीट में दिया है उसमें डी को सही माना है। तो आप लोग भी इसको कर लीजिए, देख लीजिएगा कि कौन सा इसमें सही आ रहा है और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर A% तथा B% की 2 क्रमिक छूटें एक अकेले कितनी छूट के बराबर है। तो ये ऐसे क्वेश्चन होता है तो हम सबसे पहले छूट दे रहा है तो कुछ न कीजिए, ऐसे A+B, इसका सूत्र भी होता है, और -A/B/100। तो देखिए कौन सा है ये आपका, यहाँ पे आ गया, ठीक है, इनका 100 होता है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने 600 के अंकित मूल्य की एक कुर्सी क्रमशः 15% तथा 20% की 2 क्रमिक छूटों पर खरीदी। उसने उस कुर्सी के परिवहन पर 28 रुपये खर्च किए, तत्पश्चात उसके 545 में बेच दिया। तद अनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था। ठीक, तो उसका हो जाए, इसमें देखिए कह रहा है ना लास्ट में 2 क्रमिक छूटों पर खरीदा, ये देखिए ये वाला, तो क्या हो जाएगा, अब क्रय मूल्य हम निकालेंगे। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर, देखिए 600 है ना, तो 600 गुणे 15% क्या कर रहा है छूट, तो 85/100 हो जाएगा, गुणे फिर कितना हो जाएगा, 20% है तो हो जाएगा 80/100। तो क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे 0 काट दीजिए, उसके बाद 2 3 6, 2 5 10, इसको यहाँ काट दीजिए, फिर 5 1 5, 5 1 5, 5 7 35, कितना बच रहा है यहाँ पे, क्या देखिए 17 51 8, यानी 3 गुणे 17 गुणे 8, तो इसका जो बन के आ रहा है 17 51 51 8 कितना हो जाएगा, 408। ठीक है, कितना आएगा, 408। अब देखिए कह रहा है उसने उस कुर्सी के परिवहन पर 28 रुपये खर्च किए, तो अब क्या हो जाएगा, 28 रुपया जोड़ देंगे, टोटल इतना खर्च हुआ तो उसी में तो आएगा। तो देखिए 8 8 16 के 6 हासिल 1 2 1 3 4, 400 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये आया इतना। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य कितना में बेचा है, तो बेचा है 545 में,
ठीक, तो लाभ प्रतिशत बराबर आप जानते हैं क्या होता है। लाभ प्रतिशत क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य गुणे 100। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं विक्रय मूल्य कितना है 545 और माइनस क्रय मूल्य कितना है 436 और नीचे भी क्रय मूल्य रहेगा तो भी हो जाए 436 गुणे 100। तो अब इसमें हम घटाएंगे तो कितना आएगा 109 अपान 436 गुणे 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 2 पचे 10 0 2 दूना 4 2 एक 2 2 अट्ठे 16। ठीक, अब फिर से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 106 एक 6 और 106 दूना 218 होगा कि 3 बार में जाएगा। 1 मिनट, यहाँ देखिए यहाँ हम लोग गलती किए हैं, यहाँ पे ये 6 रहेगा ना यहाँ, ठीक है। तो 6 जब घटाएंगे यहाँ पे तो 106 न आके कितना होगा यहाँ पे 109 होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा लिखने में स्पेस नहीं रहता तो इस तरह गलती होता है। अब यहाँ पे कट जाएगा 218, ठीक है। कितने बार में कटेगा 2 बार में, ये 50 है तो कितने बार में 25, यानी जो आंसर आएगा वो 25% आएगा इसका। ठीक, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे ना तो कैलकुलेशन से आंसर सही ही आएगा, इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अब चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपातिक कितना होगा। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 12 समन्वय 18, ठीक है, ये उसके बाद फिर 18 समन्वय कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं। अब किनारे किनारे वाले का गुणा कर लेते हैं, बीच वाले कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए 12 गुणे x बराबर 18 गुणे 18, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 गुणे 18 बटे 12, 2 9 18 2 छक्की 12 छत्री 18 तो 9 कितना हो जाएगा 27, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, यानी जो सी ऑप्शन है वो सही है। अब चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 3 संख्याओं का अनुपात इतना इतना है, तो हम क्या करते हैं सबको लिख लेते हैं 2x प्लस 3x प्लस 4x। कह रहा है यदि उनके वर्गों का योगफल, तो देखिए सबसे पहले इनका वर्ग कर देते हैं और योगफल तो किया ही है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 1856। अब इनका देखिए क्या हो जाएगा 2 दूना 4 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू 1856। अब इनका जोड़िए कितना हो जाएगा 9 4 13, ठीक, और जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा 29x स्क्वायर आएगा, 29x स्क्वायर इक्वल टू 1856। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1836 बटे 29, ठीक है। कई लोग कहते होंगे कि ये काटने में भी बहुत समय लगा रहा है, तो हम इस लेवल से पढ़ाते हैं कि जो अगर बायो का स्टूडेंट होगा, ठीक है, जिसको मैथ कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी उसको भी समझ में आ जाएगा। चलिए तो इसका जब हम अब काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, देखिए 64 बार में जाएगा, यानी x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 64। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब कह रहा है तो वे संख्या कौन सी हैं, देखिए एक था 2x माने थे हम लोग, तो 2 गुणे 8 कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 16। एक था 3x, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 3 अट्ठे 24, और उसके बाद आ जाएगा 4x था, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 8 4 अट्ठे 32। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 16 24 और 32 आ रहा है, तो यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है, यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए।
आ रहा समझो। देखिए तो चार संख्याएं हैं, चारों संख्या को हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, ए बी सी और डी। चलते हैं अब आगे देखें, कह रहा है पहली तीन संख्याओं का औसत। औसत क्या होता है, तीन संख्या को जोड़ लेंगे यानी ए प्लस बी प्लस सी अपान 3 कर देंगे। और कह रहा है चौथी संख्या का 2 गुना है, तो ये क्या है आपका डी है। चौथी संख्या क्या है, डी है, तो 4 गुनी है, तो इसको हम क्या करेंगे 4 से इसमें गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 12 डी हो जाएगा। आ रहा समझ में इतना। ठीक, अब ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो डी है इसको इधर लेके आते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो है ये 2 गुना कह रहा था, तो यहाँ पे 2 होगा। यहाँ क्या होगा, 2 होगा। और जब 2 होगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 डी हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लगाएंगे। प्रश्नानुसार नुक्ते की हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। ठीक, हो जाते हैं। तो अब देखिए वही है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई कि आंसर इसका गलत आता है। अब देखिए कह रहा सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपान 4 और इनका औसत कितना है, 12 है। तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6D, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6D प्लस डी इक्वल टू, ये इधर गया है तो कितना हो गया है आपका 12 चौको 48, 12 चौको 48। अब यहाँ पे 6D और डी कितना हो जाएगा 7D इक्वल टू 48। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 48/7। ठीक है, तो 7 छक 42 कितना आएगा इसका, नहीं तो आंसर इसका इतना ही है। देखिए आ गया, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यानी जो ऑप्शन बी है वो सही है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1/1/2 वर्षों में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 होगा। देखिए इसमें समय दिया है, देख लेते हैं। समय है आपका 1/1/2 और दर कितना दिया है, जिसको आर बोल देंगे। आर कितना दिया है 10%। ठीक, तो हम जानते हैं। अच्छा, और पूछ क्या रहा है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या है 244 है। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, अब नया इसी में दिया है ना, देखिए 10% अर्धवार्षिक जोड़ा है। तो जब अर्धवार्षिक जोड़ेगा तो नया ब्याज दर कितना होगा, नया ब्याज दर यानी वो आर था, ये R1 कितना हो जाएगा आपका 10/2। तो क्या हो गया आएगा ये 5, किस में आएगा अर्धवार्षिक, यहाँ जरूर लिखिए अर्धवर्ष या अर्धवार्षिक। तो ये आपका आ गया। देखिए अगर अर्ध कह रहा है ना, तो हमेशा क्या होता है दर आधा हो जाता है और समय जो होता है वो दोगुना हो जाता है। आ रहा समझ में। तो इतना जब आ गया तो अब टी क्या हो जाएगा बताइए, टी दोगुना का है ना, दोगुना तो कितना टी था आपका 3/2 था, 1/1/2 था, तो हो जाएगा 3/2 और गुणा क्या हो जाएगा दोगुना होता है तो इसे कट जाएगा, यानी इसका 3 वर्ष आ रहा है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो 3 वर्ष आ रहा है ये क्या है, ये साधारण ब्याज पे। ठीक है, ये जो नया वाला पोर्शन है ये पूरा देखिए ये साधारण ब्याज पर प्रभावी ब्याज दर था और क्या था समय था। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब दिया है कि
3 वर्ष के लिए। अब क्या करेंगे, अब चक्रवृद्धि ब्याज, अब बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रभावी ब्याज दर कितना होगा। तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, वो साधारण ब्याज था, ये चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इस पे चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रभावी ब्याज दर अब कितना हो जाएगा, हम लिख रहे हैं दर बराबर कितना हो जाएगा, 2 अर्ध कह रहा है, 2 अर्ध ब्यास, अर्ध वर्ष। ठीक है, 2 अर्ध वर्ष कह रहा है, तब क्या हो जाएगा, हो जाएगा देखिए 5 + 5 2 हो गया, फिर 5 × 5/100। जब दर 2 अर्ध वर्ष पर रहेगा तब निकल के आएगा कितना दर, 5 × 5 = 10। ठीक, 10 × 5 = 25, 100 है, 25 को 100, तो ये आपका आ जाएगा 10.25। अब फिर अगले 3 अर्ध वर्ष के लिए अब फिर से ना निकाला जाएगा, फिर अगले अर्ध वर्ष के लिए, अर्ध वर्ष के लिए दर क्या होगा, वही करेंगे। देखिए 2 तो पीछे का था, 10.25, अब प्लस फिर से वही कीजिए 5 प्लस ये 25 है, प्लस 10.25 और उसमें गुणा 5/100 कर दीजिए। ठीक है, अब क्या आएगा इसका, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 15.7625%। कितना आएगा, 15.7625। ठीक, अब देखिए, अब देखेंगे हम अंतर। अब क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो अंतर जब देखेंगे तो देखिए एक तो ये है नया जो दर आया है वो कितना आ गया आपका 15.7625, और एक पहले जो था देखिए वो साधारण ब्याज पे जो निकला था वो कितना था आपका। देखिए यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही निकालते, जैसे यहाँ पे हम लोग निकाले ना दर इतना इतना, वैसे यहाँ पे भी एक तो ये ब्याज दर हो गया है, एक और ब्याज दर हो जाएगा, तो वो कितना आएगा देखिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस ये जो निकाले थे हम लोग ये वाला, ये इसमें जोड़ देंगे 10/2, तो 2 × 5 = 10, तो कितना आता 15। तो ये ही 15 क्या करेंगे यहाँ पे घटा देंगे, -15 कर देंगे, तो कितना आएगा 0.7625 इतना आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सीधे हम इसका राशि निकालेंगे कि इतना प्रतिशत का राशि कितना है, 244 है। अंतर वहाँ पे था ना, दिया था ये, यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 244। तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज निकाल लिया। ठीक है, साधारण ब्याज निकाल लिया, तो अब देखिए अब जितना आया है ना दर, ठीक है, उसी पे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.7625% राशि, या चाहे मूलधन कहेंगे, तो कितना है 244 है। तो 100% पे कितना हो जाएगा, 100% पे 244 का, ठीक है, 244 का 100 क्या कर देंगे 0.7625। जब इनका हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा सी वाला, यानी 32,000 निकल के आएगा। ये थोड़ा लेंदी है, समझने की ज़रूरत थी। ठीक है, इसमें ये देखिएगा एक तो यहाँ पे साधारण ब्याज है और एक नया ब्याज दर होगा। ठीक है, तो जिस तरह से इधर हम लोग निकाले हैं वैसे ही यहाँ पे भी निकाला जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट कर दीजिएगा, तो हम इसका जो सलूशन है उसको टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है तो उस ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है।
चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे 1/r/100। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टी होगा। ठीक है, तो इसी में हम क्या करेंगे, रखेंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका, कर आना कोई धन, ठीक है, कोई धन वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 144 गुनी हो जाती है। यानी हम मूलधन अगर x मान लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 1.44x हो जाएगा। ठीक है, अब मूलधन को हम क्या माने, x माने इंटू 1 प्लस ये r कितना है, जैसे दर कितना है तो दर आपका निकालना है तो r/100, इस पे टाइम कितना है 2 है। तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1.44x इजकल टू x अंडर रूट। अब इसको क्या करेंगे हम 100, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस r, इस पे क्या हो जाएगा t हो जाएगा। t कितना है 2 हो जाएगा। ठीक, मान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए x है ना यहाँ पे, तो अब इस x को इस x से काट दीजिए, यहीं इस x को इस x से काट दीजिए तो कितना बचेगा 1.44 इजकल टू 100 प्लस r/100 पर 2। ठीक, अब ये 2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो चलिए वर्ग होगा तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, 12 का 144 होता है तो 1.2 इजकल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस r/100। तो इस 100 को इधर लेके जाइए, इधर लेके जाएंगे तब क्या हो जाएगा 120 बराबर 100 प्लस r। ठीक, अब r को वहीं रहने दीजिए, 100 को इधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा 120 माइनस 100 इजकल टू r, दर है ना ये, तो कितना आ जाएगा 20% इसका आंसर आ जाएगा। यानी जो आंसर इसका है डी ऑप्शन वो सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। उस आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। तदनुसार उस वर्ग की एक भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। हम जानते हैं क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, ये स्क्वायर कर देना है। अब कह रहा है उसके आयत की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो चौड़ाई कितनी है बता रहा है, चौड़ाई जो है ना उस वर्ग की भुजा, तो भुजा को हम वर्ग की भुजा क्या माने थे, ये माने थे ना, तभी तो ये स्क्वायर हुआ था क्षेत्रफल में। तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये उसका 3/2 गुना है, 3/2 तो कितना आ जाएगा 3a/2। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब सीधे उसको लिख लेंगे यहाँ पे, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो जाएगा 20 गुणे, देखिए यहाँ पे है ना लंबाई और इस चौड़ाई, तो 20 गुणे 3/2 हो जाएगा। इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल क्या है ए स्क्वायर है, तो ए से एक को काट दीजिए तो कितना होगा, यहाँ पे 2 दाम में 20, तो 10 3 क्या आ जाएगा 30 इक्वल टू ए। तो यही इसका देखिए इसमें कह रहा है ना, एक मिनट, इसमें हम लोग यहाँ पे कह रहा था शुरू में ना क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना, तो वर्ग का क्षेत्रफल का 3 गुना तो यहाँ पे 3 कर देंगे। ठीक,
अब देखिए अब क्या हो जाएगा, सीधे आ जाएगा ए इक्वल टू 10, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो भी इसमें पूछ रहा है सारा लेके हम चलेंगे तभी इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुना वाला पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे तो समझ में आएगा। हाँ कुछ छूट रहा है तो आप वहाँ से ले सकते हो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए माइनस बी माइनस सी माइनस 3 हो तो 4 ए माइनस 3 बी प्लस 5 सी का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको हम पूरा खोल लेते हैं जो कोष्टक में है। तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम सबको इधर लेके आएंगे। किधर लेके आएंगे, इधर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c और प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 है ना, जो इसको हम 1 कर देंगे आगे। चलिए बढ़ लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देंगे, समझ में आ जाएगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस यहाँ पे होगा, यहाँ पे माइनस होगा। माइनस क्या है आपका बताइए, 2a प्लस 2b प्लस 2c और जो 3 दिया है उनको 1 प्लस, ठीक है, प्लस 1 कर देंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए को एक जगह लेके आएंगे। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2a, एक प्लस को हम इधर लेके आएंगे। ठीक वैसे ही प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, फिर प्लस कर देंगे। उसके बाद सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2c प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हमको मिल जा रहा है। तो हम चलिए लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, उसके बाद प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक, क्या हो जाएगा, सी प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, देखिए यहाँ पे लिखते हैं ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है इक्वल टू 0, सॉरी बी नहीं होगा 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मिल गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए ऐसे ही, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऐसे ही करेंगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 और c इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इतना हमको मिल गया। अब इन सब मानों को हम इसमें रख देंगे, किसमें, इसमें। ठीक है, देखिए a का कितना है, यहाँ पे रख देते हैं, इसके जगह यहाँ रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू कितना है, 1 हो गया, प्लस सॉरी -3 है। अब b के मान कितना है, -1 है। उसके बाद क्या है, फिर प्लस है। अब उसके बाद 5c है, तो 5 इंटू सी का मान कितना है, -1 है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5। तो 4 3 7, ठीक है, 4 3 7 और 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ये।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 65वां है। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण और 42% गणित में है। तद अनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था। क्या बताया था कि उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 100 माइनस प्रथम अनुत्तीर्ण माइनस द्वितीय अनुत्तीर्ण प्लस दोनों में अनुत्तीर्ण ये आपका हो गया। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन में जहां भी मान लीजिए ये दिया है 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, अगर उत्तीर्ण दिया होता ना तो हम उसको क्या करते, अनुत्तीर्ण में चेंज करते। कैसे चेंज किया, 100 में से घटा देते, आ जाता। अब यहीं पे करेंगे। देखिए तो क्या है, सॉल्व करते हैं। 100 माइनस प्रथम अनुत्तीर्ण देखिए है कि नहीं, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है तो हम 52 रखेंगे यहाँ पे। ठीक, दूसरे में 42% गणित में यानी इसमें भी अनुत्तीर्ण है तो -42 कर देते हैं। और दोनों में कह रहे हैं 17% अनुत्तीर्ण, ये भी अनुत्तीर्ण में है तो क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों में है तो प्लस करके 17 कर देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 117 माइनस हो जाएगा। इनका देखिए 2 2 4 5 4 9, 117 में से 94 जाएगा तो कितना होगा, 17 6 23, 7 में से 4 गया 3, 11 में से 9 गया 2। तो इस तरह से आंसर जो इसका आएगा वो ए ऑप्शन सही होगा। देखें कितना आसानी से आ रहा है। ये ट्रिक याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रहेगा तो कभी भूलेगा नहीं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी 45 मिनटों में तय करती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो वह दूरी 48 मिनटों में तय होती है। तदनुसार ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी होगी। हम जानते हैं सूत्र इसका, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो हम मान लेते हैं, माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तब क्या होगा, समय, अब देखिए समय भी दिया है, समय दिया है, कितना समय दिया है आपका, समय है अब 45 मिनट। तो अब नई चाल क्या हो जाएगी, ठीक है, नई चाल क्या हो जाएगी, x माने थे चाल तो नई चाल हो जाएगा x -5। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाती है तो नई चाल हो गई। अब तब समय क्या हो जा रहा है, नया समय जो है, एक चाल था, x माने थे और समय था 45, और फिर नया चाल है, नया समय भी है तो नया समय भी कितना आया है आपका, 48 मिनट। ठीक है, तो अब देखिए हो गया। अब दूरी क्या होगा, देखिए दूरी बराबर चाल है, चाल कितना है, x है, और समय कितना है 45, किस में है, मिनट में, तो इसको हम चेंज करेंगे घंटे में, क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे। ठीक, इतना आ गया। तो अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, दो में बांट लेते हैं। तो एक साइड में लिखेंगे x गुणे दूरी एक तरफ जो होगा, अरे एक दूरी इधर कर दीजिए और एक दूरी इधर कर दीजिए, तो ये दूरी हो जाएगा 45/60। ठीक, इजिकल टू, अब क्या हो जाएगा, नया चाल कितना था, x -5। ठीक, वो कितना था, चाल था, और समय कितना था, समय आपका था 48 मिनट था, तो बट्टे 60 कर देते हैं। अरे भाई ये जो आपका आता है, देखिए ये जो लिखे है ना, ये है
चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो वही है चाल गुणे समय, दोनों साइड में हम किए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए 60 से 60 को यहीं पे हटा दीजिए, ठीक, हट गया। अब क्या बच रहा है, देखिए 45 x इजकल टू, सॉरी यहाँ इजकल टू x माइनस 5 इंटू 48, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे भी लिखना है 45 x बराबर, अब जो 48 है इनका गुणा हो जाएगा अंदर, तो कितना होगा 48 x माइनस 48 गुणे 5 कितना हो जाएगा आपका 240 माइनस 240, ठीक। अब इनको इधर लेके आइए चाहे उधर लेके जाइए, तो क्या करेंगे हम ऐसे लेके आते हैं, 240 को इधर लेते आते हैं और यहाँ पे 48 x है माइनस 45 x कर दे रहे हैं, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा 240 इजकल टू, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3x, तो अब इसका हो जाएगा x इजकल टू 3×8 = 24, 80, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सबसे ज़्यादा आपका फोकस करना है किस पे, इस वाले पे, चाल गुणे समय। तो ये क्या है, ये आपका चाल और गुणे समय यहाँ पे दिया है, आई इक्वल टू करके, ये नया वाला है, ये पुराना वाला है नया चाल गुणे समय, और ये नया वाला है चाल गुणे समय। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। दिया दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इतना है, उनका महत्तम समावर्तक इतना है, तो एक संख्या दिया हुआ है, तो आप लोग को मालूम है ना कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसक गुणे मौसक। तो इस फार्मूले में रख के आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जो बड़ी संख्या होगी, एक छोटी संख्या होगी एक बड़ी संख्या होगी, और उन्हीं का अनुपात पूछेगा, तो आप क्या करोगे यहाँ सॉल्व कर लोगे, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 65 का 220 कह रहा है, 65 गुणे 220 बटे 100, तो इसको ऐसे काट दीजिए, इसको ऐसे काट दीजिए, तो सॉरी ये 65 है ना सर, ठीक। तो इससे से काट दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 3 15, यहाँ पे 2 11, मतलब 13 गुणे 11 से जब भाग देंगे हम, सॉरी गुणा करेंगे, तो 143 आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यदि मोहन अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो हम बताए थे इसका सूत्र, मासिक वेतन बराबर, ये ट्रिक आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा समय की बचत करा के, ठीक है। तो इक्वल टू बताए थे 100/100 माइनस, और सबको जोड़ दीजिए जो जो खर्च हुआ जितना जितना, तो ये है 50% है और 20% है, इनको जोड़ दीजिए और गुणे जितना बचाया है उतने को लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1500। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 अपान, इनको सॉल्व में 100 में से 70 जाएगा, 30 गुणे कितना है 1500, तो इस सॉल्व कीजिए, ये 15 तिया 45, सॉरी 3 पचे 15, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5000, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया, यानी बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक। इस तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है, ठीक। तो हम सबसे पहले इसको लिखते हैं, माना नीरज की आयु, माना नीरज की आयु बराबर x है और सूरज की आयु से आधी है, तो सूरज की क्या हो जाएगी
सूरज की आयु की आधा जब नीरज का है तो इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार देखेंगे तो कह रहा है यदि नीरज की आयु से 8 वर्ष घटाया जाता है तो नीरज का कितना x है ना, तो x माइनस 8 कर दिया गया। तथा सूरज की आयु में, ठीक है, तो सूरज के आयु में अब क्या करेंगे, ये हो गया इसका नीरज का, और सूरज का कितना है, सूरज का है आपका 2x। तो 2x में से क्या करेंगे, कितना 5 वर्ष बढ़ा देंगे, तो 5 इसमें जोड़ दे रहे हैं। ठीक, ये किसका है, ये आपका नीरज का है, यहाँ लिख देते हैं, ये नीरज का है और ये जो है वो सूरज का है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब द्वितीय शर्ता अनुसार क्या करेंगे, द्वितीय शर्ता अनुसार कह रहा है तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुना अधिक होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोनों को हम लिख लेते हैं, एक तरफ लिखते हैं x माइनस 5 इजकल टू x, एक तरफ लिखते हैं 2x प्लस 5, इतना था। ठीक, अब देखिए जब कह रहा है 5 गुना किससे, नीरज से, तो नीरज का कौन सा है आपका, ये है ना, x माइनस 5 होला, तो इसी में हम क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। देखिए कैसे, x माइनस 5 में 5 से गुणा कर दिया। ठीक, प्रश्नानुसार, उसके बाद 2x प्लस 5 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कीजिए, 5x माइनस 25 इजकल टू 2x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे x माइनस 8 था ना, यहाँ पे नीरज वाला, ये देखिए नीरज का 8 था, तो यहाँ पे हम 8 करेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जा रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8x नहीं, जैसे 5 को गुणा तो 5x, यहाँ पे 15 40, तो यहाँ हो जाएगा आपका 40, ये माइनस में रहेगा। ठीक, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, हम x को एक तरफ लेके आएंगे, 5x माइनस 2x इजकल टू क्या बचा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 पहले से था और यहाँ पे आएगा तो 40 आ जाएगा, तो 3x इजकल टू कितना आ जाएगा 45, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि सूरज और नीरज की आयु, तो सूरज की आयु सबसे पहले का याद कि पहले लिखे थे हम लोग नीरज की आयु, तो जो x का मान आया ये किसका है, नीरज का है, नीरज का है। और सूरज का कितना था, कितना माने थे हम लोग, देखिए 2x दूना का था ना 2x, यानी 15 दून कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज की आयु क्या थी, तो देखिए नीरज की आयु जो है आपका 15 है नीरज का, तो उसमें से हम क्या करेंगे 2 को घटा देंगे, तो जब घटा देंगे 2 वर्ष पहले कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और वैसे ही कि इसका सूरज का कितना है 30 है वर्ष, तो 30 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। ठीक, तो कह रहा है यहाँ पे सूरज, तो सूरज का कितना है 28 है और नीरज का 13 है, तो 28 और 13 वाला कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, चेतना अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई, लेकिन उसी रास्ते में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर वापस आ गई। दुतरफा यात्रा करने में उसे 19.2 घंटे लगे। चेतना के घर से शहर की दूरी कितनी है। देखिए, तो इसका हम सूत्र बताए थे, दूरी बराबर, ट्रिक है ये सब याद रखिएगा, दूरी बराबर क्या होगा s1 गुणे s2 अपान s1 प्लस s2 इंटू
टाइम। तो देखिए कितना है 8 गुणे 5 अपान यस है ना, ये यस1 है, ये यस2 है और टी है। तो कितना आ जाएगा 8 + 5 गुणे टी कितना है 19 दूनी 38 1 39/2। तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 8 × 5 = 13 गुणे 39/2 13 × 3 = 39। ये क्या आ जाएगा 2 दूना 4 20। तो 20 × 3 कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 मीटर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² कितना है 1386 है। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए 4 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 1386 कर देना है। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। ये स्क्वायर है r² = 1386 गुणे क्या हो जाएगा 4 गुणे 22 7 होगा ना, ये जाएगा उधर अपान कितना हो जाएगा 4 गुणे 22। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करने पर आएगा 441/4। ये क्या है r² है। तो r बराबर क्या हो जाएगा इसका 21/2। तो r बराबर कितना आ जाएगा 10.5 इतना ये निकल के आया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब कह रहा है गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³। तो क्या हो जाएगा 4/3 इसका क्या होता है पाई का 22/7 गुणे कितना है 10.5 3 बार है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे यहाँ रुकिए 1 मिनट, यहाँ से हम ले चलते हैं तो हो जाएगा 4/3 × 22/7 गुणे 10.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5। ठीक, तो ऐसे सॉल्व कीजिए तो इसको हटाते जाइए 10 10 10। तो हो जाएगा ये देखिए 7 × 7 7 × 5 = 35। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 5 × 3 = 15 5 दूनी 10। तो 3 से 3 काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 है 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2 11। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 × 1 = 5 5 दूनी 10 5 × 1 = 5 5 दूनी 10 5 × 1 = 5। तो कितना बच रहा है ऊपर 4 गुणे 11 गुणे 21 गुणे 21। अब बटे क्या हो जाएगा 2 दूना 4। तो 4 4 से काट दीजिए तो 21 21 कितना होता है 441। ठीक है, यहाँ पे आगे ले चलना है। यहाँ पे 441 गुणे 11। जब 441 गुणे 11 का जो गुणा हम करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर 4851 4851। यही क्या हो जाएगा घन मीटर हो जाएगा, यानी जो इसका बी ऑप्शन है वो सही है। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, गिरना। ठीक, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। गिरना। नेक्स्ट है निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें, यह है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है पैराग्राफ है। पैराग्राफ पे आधारित 5 क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। आप लोग पैराग्राफ को पहले देख लीजिए, इस पे आधारित जो क्वेश्चन है उसका आंसर डायरेक्ट देखते हैं। 1 मिनट। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा
ठीक, वो है सूखे खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है प्रेम की भाषा है, तो क्या है ये शब्द रहित है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी भाषा शब्द रहित है, तो किसका है, उपयुक्त सभी का, यानी तीनों का है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। जगत का अर्थ है, तो क्या अर्थ है, संसार, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निष्फल का आशय है, तो निष्फल का आशय क्या होता है, व्यर्थ, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो निजवाचक होगा, आप है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो इसमें किया जाता है अंत्य स्वर के बदले ए का प्रयोग कर देते हैं, ए कर देते हैं, यानी जो सी ऑप्शन है उसका सही है। चलिए नेक्स्ट है एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका बहुत दौड़ धूप करना, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है अरहर की टट्टी गुजराती ताला लोकोक्ति का आशय है, तो क्या आशय है, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना है, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है सदगति शब्द में समास होगा, तो कौन सा समास होगा, वो कर्मधारय समास है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका जो उदाहरण है वो जातिवाचक का है। ठीक, नेक्स्ट है इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है, तो सपत्नी है। ठीक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य चुनिए, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो वाह कितना सुंदर दृश्य, यानी जो बी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है, तो वो कर्तृवाच्य का, यानी जो ए ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है बद उपसर्ग किस शब्द में है, तो किसमें है, बदमाश में, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है, तो किसका समानार्थी नहीं है, तो ये है आपका खुदगर्ज, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलो, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया। ठीक, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है कौन सा है, तो इसमें आप देखेंगे जब, तो अलमारी जो है वो तुर्की शब्द यही अशुद्ध है। ठीक, नेक्स्ट है उक्त शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनुक्त होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, तो ब्रज भाषा से, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, तो क्या हो जाएगा ये कविवृंद, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो 5 प्रकार के, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो सौतेला है। और ये इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन था, यानी 100 क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके। आई होप आपको ये सारी समझ में आ गई होगी, कहीं गलती भी हो जाती होगी तो आप लोग अपना भाई समझ के या सर समझ के, जो हो समझ के माफ़ कीजिएगा। चलिए अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।